नमस्कार दोस्तों, ये मैराथन क्लास हमारी 14वें नंबर की है। जैसा कि आप सभी को पता है 50 डेज 50 मैराथन यानी कि 50 दिन तक 50 मैराथन हम देने वाले हैं। और ये मैराथन रोज़ाना सुबह 8 बजे चलती है यूट्यूब पर। तो जितने भी ऐसे नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर मैराथन क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, आज का जो हमारी क्लास है इसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सवाल हैं और प्रैक्टिकली सवाल हैं, है ना। और सिलेक्शन वाली सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप खुद देखिए, शुरू से अगर मैं दिखा दूं, है ना, सर्किट ब्रेकर का एक पार्ट है, जले हुए मोटर का पार्ट है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, केबल है, ये केबल है। मतलब कि भाई साहब स्टार डेल्टा स्टार्टर से लेकर के, वाइंडिंग से लेकर के, पावर सिस्टम से लेकर के, लैंप से लेकर के, हर यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को उठाने का मैंने प्रयास किया हुआ है और जो आपके किसी भी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो अब ये मत बोलना यार कि सर डीआरडीओ के लिए क्लास चला दीजिए, इसरो के लिए क्लास चला दीजिए, लाइनमैन के लिए क्लास चला दीजिए, है ना। सबके लिए कॉमन मैराथन सेशन है। देख लो, एक झलक देख लो आप लोग। एनटीपीसी से एक सवाल है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसको भी मैंने उठाया हुआ है। अल्टरनेटर से रिलेटेड है, थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है ना, पावर सिस्टम से सवाल है। आप एक झलक देख लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हम अभी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ना सवालों को, इसका पीडीएफ भी मैं देने वाला हूँ। पीडीएफ दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला जो सवाल है, देखना इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में है ना हमारा क्वेश्चन। अगर आपको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल है तो हिंदी देखिए, अगर इंग्लिश कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में जाइए, है ना। लेकिन मैं जो बोलूँगा वो तो हिंदी बोलूँगा ताकि सबको समझ में आए। देखना, सर्किट ब्रेकर में इंस्टॉलेशन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें असामान्य रूप से निम्न वोल्टता का और उसे पृथक करना आवश्यक है ना। 1 सेकेंड। चलिए, ठीक है ना, हो गया क्लियर है। तो ऐसा मतलब कि एक सर्किट ब्रेकर है जो कि लो वोल्टेज का पता लगाता है, उसका नाम बताना है, उस कॉइल का आपको, है ना, ये किस प्रकार की कॉइल है उस कॉइल का आपको नाम बताना है। क्या उसको ओवर वोल्टेज रिले कॉइल कहते हैं, या अंडर वोल्टेज रिले कॉइल, या सीरीज कॉइल, या शंट कॉइल। देखना, समझने का प्रयास करना। एक सर्किट ब्रेकर है हमारे पास, उस सर्किट ब्रेकर में एक ऐसा रिले लगाया गया है कि अगर वोल्टेज का मान कम होता है तो वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा दे। उसका नाम है अंडर वोल्टेज रिले। उसका क्या नाम है? अंडर वोल्टेज रिले। ये क्या करता है कि लो वोल्टेज होने पर सर्किट ब्रेकर को तुरंत बंद करा देगा, है ना। क्योंकि निम्न वोल्टेज से होने वाले जो नुकसान है, निम्न वोल्टेज से क्या क्या नुकसान होगा, देखना, निम्न वोल्टेज से क्या क्या नुकसान होता है, निम्न वोल्टेज से होने वाले नुकसान। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा? पहला तो होगा कि जो हमारी ये है प्रचालन क्षमता, वो प्रचालन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी, जो मोटर है या मशीन है ना, या कोई भी उपकरण है, ये अत्यधिक गर्म होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? अत्यधिक गर्म होने लगेंगे। जो हमारी लाइन है उस लाइन में अस्थिरता आने लगेगी। इसीलिए हम अंडर वोल्टेज रिले लगाते हैं ताकि सर्किट ब्रेकर को वो ट्रिप करा दे। ओवर वोल्टेज रिले का काम क्या है? जस्ट इसका उल्टा, लाइन पर निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आने पर ओवर वोल्टेज रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये समझ में नहीं आ रही है ना। शंट ट्रिप रिले, शंट ट्रिप रिले वो रिले होती है जो कि मान लो कि एक सर्किट ब्रेकर है जो कि आपके सब स्टेशन से दूर लगी हुई है
है ना। अब मान लो कोई इमरजेंसी आ गया, तो इमरजेंसी के केस में सर्किट ब्रेकर को बंद करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, हो सकता है कि 2 किलोमीटर दूर हो। तो आप एक कंट्रोल पैनल बनाएंगे अपने सब स्टेशन में। क्या बनाएंगे? कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल के जरिए, है ना, इस कंट्रोल पैनल के जरिए सर्किट ब्रेकर को बंद किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो ये आपातकालीन कार्यों के लिए शंट ट्रिप कॉइल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दे लो। सीरीज ट्रिप रिले क्या है, कॉइल क्या है? ये उच्च करंट पर, है ना, ये उच्च धारा या फिर शॉर्ट सर्किट के केस में, उच्च धारा या शॉर्ट सर्किट से ये सुरक्षा प्रदान करता है ना। सीरीज ट्रिप कॉइल हाई करंट और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देगा। शंट ट्रिप कॉइल ये इमरजेंसी में काम आता है। अंडर वोल्टेज रिले कम वोल्टेज पर ऑपरेट होकर के सर्किट ब्रेकर को बंद कराता है। ओवर वोल्टेज रिले अधिक वोल्टेज होने पर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराता है। तो आंसर क्या होगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये देख लो यार, सिंपल सी बात है, अंडर वोल्टेज रिले है जो कि 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। कितने वोल्ट डीसी से? 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। अब जो भी मैंने लिखा है ना, इसका आपको शिद्दत से मिलेगा पीडीएफ, जो कि टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम जितने भी बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर ले। और सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि इस मैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं यार, बहुत मेहनत लगता है ऐसे क्लास बनाने में, ठीक है ना। कंटेंट ढूंढो और इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाओ, और उसके बदले आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ? सिर्फ एक शेयर और एक लाइक, है ना। इतना आपको करना चाहिए। अगला सवाल क्या कहता है आपसे? ये जो सवाल है बोल रहा है कि एक एसी मशीन है, उसके जले हुए तार को खोलते समय कुंडली के किस हिस्से को सबसे पहले काटना चाहिए? है ना प्रैक्टिकली ये बिल्कुल 100% प्रैक्टिकली सवाल है। 100% प्रैक्टिकली सवाल है। ऐसा होता है कि एक मशीन है, जल गई है, आप उसको रिवाइंडिंग कराने के लिए दुकान पे ले गए, तो जो दुकानदार है वो सबसे पहले क्या करेगा? इसके टर्मिनल लीड को, इसके जो टर्मिनल के कनेक्शंस हैं, सॉरी कॉइल के जो लीड हैं, है ना, उस कॉइल के लीड को ये कट करेगा। तो आंसर क्या है? कॉइल लीड, कुंडली लीड, यानी कि वाइंडिंग जो हुई है ना। तो जैसे कि मान लो कि 10 कॉइल है, तो 10 कॉइल से कितने बाहर तार आएंगे? 20 आएंगे, है ना। तो उनको सबसे पहले काटो, उसके बाद आप इस जले हुए तार को काटेंगे, कॉइल को काटेंगे किससे? हथौड़े का प्रयोग करके। हथौड़े तथा ये क्या होता है जिससे दीवार तोड़ते हैं? जिस हथौड़ा और अरे उसको क्या बोलते हैं? छेनी। हथौड़े और छेनी द्वारा इस कॉइल को काटा जाता है, या हथौड़ा छेनी नहीं तो कई बार आरी के द्वारा काटी जाती है। एक विशेष प्रकार की आरी आती है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आपके पास ये हेक्सा ब्लेड है, उससे भी अच्छे कट जाती है ना। तो इसके प्रयोग द्वारा कॉइल को काटते हैं। आपसे अब मेरा एक सवाल है कि मोटर की ये बॉडी है, ये किस धातु की बनी है? बताना। मोटर की ये बॉडी है, ये किस धातु की बनी है? तुरंत कमेंट में बताना। चलो आगे बढ़ता हूँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन मॉडिफिकेशंस इज मेड टू इंश्योर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ए हाई स्पीड अल्टरनेटर विद ए स्मूथ सिलेंड्रिकल नॉन शेप्ड पोल रोटर? मतलब कि जो चिकने बेलनाकार है, असमुन्नत ध्रुव रोटर वाले उच्च गति वाले अल्टरनेटर में यांत्रिक सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजाइन संशोधन किए जाते हैं? कौन सा डिजाइन? अब इसको देख करके ना कोई भी बता सकता है कि आंसर क्या होगा। इसको देख करके ये कौन सा रोटर है? सिलेंड्रिकल प्रकार का, है ना। ये सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर है। कौन से प्रकार का है? सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर है। देखना, इसका जो रेडियस है वो कम है, लेकिन इसकी एक्सिस लंबाई, इसकी लेंथ जो है वो अधिक है। क्या बोला जा रहा है कि दोनों को बढ़ाना गलत हो गया, दोनों नहीं, दोनों को घटाना ये भी गलत हो गया। रोटर के व्यास को कम करना, यानी कि इसकी मोटाई कम है, इसकी एक्सिस लंबाई को बढ़ाना, यही आंसर सही होगा।
रोटर के व्यास को बढ़ाना। व्यास किस में बढ़ता है? ये बढ़ता है आपका सेलिएंट पोल रोटर का। ये किसका होता है? ये होता है सेलिएंट पोल रोटर का। अब चलिए कुछ जानते हैं इसके बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से, है ना, कि सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर है ना। इस रोटर का प्रयोग किस जनरेटर में करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं टर्बो जनरेटर में। अब टर्बो जनरेटर कहाँ यूज होता है? एनटीपीसी प्लांट में होती है, एनपीसीआईएल प्लांट में होती है, सौर ऊर्जा प्लांट में होती है ना। तो ये इन तीनों प्लांट में टर्बो जनरेटर यूज होता है। और जो टर्बो जनरेटर के अंदर जो रोटर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसका नाम होता है सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर। अगर आप पूछेंगे ना कि सर इसमें वाइंडिंग कौन सी करी जाती है, एग्जाम में आता है, तो इसमें जो वाइंडिंग होती है ना मेरे भाई, वो वाइंडिंग होती है वितरक वाइंडिंग। कौन सी? वितरक वाइंडिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। आप कहेंगे कि अगर सर एक मुझे रीज़न बता दो कि सेलिएंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल पोल रोटर में क्या मुख्य विशेषता होता है, तो वो सबसे बड़ी विशेषता वो होती है कि इसमें डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग नहीं की जाती, है ना। डैम्पर वाइंडिंग इसमें जो प्रयोग है ना नहीं किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग का यहाँ पर कोई काम नहीं है ना। और इसकी जो गति है वो बहुत कम होती है, बहुत उच्च होती है, 1500 से लेकर के 3000 आरपीएम तक, है ना। 1500 से 3000 आरपीएम पर इसकी गति होती है, जो कि बहुत ज़्यादा उच्च होती है। और इसमें सिलेंड्रिकल पोल प्रकार के रोटर में हम डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें आउटपुट में शुद्ध एसी प्राप्त हो सके, शुद्ध एसी करंट या वोल्टेज प्राप्त हो सके, है ना। इसीलिए हम ये सारा तामझाम करते हैं। यूज कहाँ पर होगा? टर्बो जनरेटर में। टर्बो जनरेटर का यूज कहाँ पर होता है? एनटीपीसी, एनपीसीआईएल प्लांट, इन दोनों में वैकेंसी आती है आप लोगों के लिए। सौर ऊर्जा वाली जो प्लांट होती है इसमें नहीं आती, लेकिन इसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी है। रोटर के व्यास को, इसके डायमीटर को रिड्यूस करना है और इसके एक्सिस लेंथ को बढ़ाना है। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अभी देखना कुछ ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे जो कि किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है और विभाग ने उसका आंसर माना है कुछ और, लेकिन हकीकत में उसका आंसर होगा कुछ और। तो ऐसे भी सवाल मैंने उठाया हुआ है, यानी कि गलतियां सभी से होती है। देखिए, विभाग इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन के लिए टाइम देता है। जैसे आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आपको 2 से 3 दिन 72 घंटे का ऑब्जेक्शन लगाने के लिए टाइम देता है कि अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ए होना चाहिए और हमने बी माना है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, है ना। या फिर आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है तो उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट होने के बाद रिजल्ट थोड़ी आती है, कुछ टाइम बाद आती है। इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केबल कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, मतलब कि आपके पास एक केबल है ना, वो किस टाइप का केबल है जिसमें अपरस रेखीय विद्युत प्रतिबलों को समाप्त करता है ना। विद्युत प्रतिबल मतलब हस्तक्षेप, अब देखना यार, ये तो है हमारी, इसको सिल्डेड टाइप का केबल कहते हैं। सिल्डेड केबल आपके सामने पड़ी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। सिल्डेड केबल का ये वाला भाग दिख रहा है, यही वाले भाग को सिल्ड किया गया है। ये क्या है? ये सिल्डेड लेयर है, ये सिल्डेड लेयर है, जो कि एक पतली झिल्ली नुमा एक परत होती है और इंसुलेशन के जस्ट नीचे लगी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे केबलों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आपको जवाब देना होगा कि सर जहाँ पर, है ना, जहाँ पर विद्युत शोर अत्यधिक हो, जहाँ विद्युत शोर अत्यधिक हो, है ना, जहाँ पर विद्युत शोर अत्यधिक हो।
सिंपल सी बात है यार कि आप कभी भी ऐसे क्षेत्र में जाना ना जहाँ एक से ज़्यादा लाइन, टावर वाली लाइन निकली हुई हो, वहाँ पे देखना सन झन पन्न की आवाज़ आती रहती है ना, कुछ न कुछ आवाज़ आती रहती है। तो अगर उस टावर के नीचे से ये वाली केबल गुजर रही है तो इस केबल में अनवांटेज सिग्नल्स आ जाएंगे, जो कि अगर ये केबल जाकर के किसी कंप्यूटर सिस्टम में जुड़ी है तो वो सिग्नल जो कि विद्युत प्रतिबल है वो जाकर के कंप्यूटर सिस्टम को, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज करेगा, सीपीयू को डैमेज करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये शिल्डेड लेयर लगा देते हैं। ये शिल्डेड लेयर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो अत्यधिक विद्युत शोर वाले स्थान पर। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में, है ना। और इसके अलावा जहाँ अत्यधिक कंप्यूटर लगे हों, है ना, जहाँ पर अत्यधिक कंप्यूटर वाले क्षेत्रों में इसका जो प्रयोग है वो अक्सर किया जाता है ना। बाकी आप समझ गए कि यहाँ पर बहुत सारे कोर हैं, इतने कोर का प्रयोग तो हम विद्युत के लिए करते नहीं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए होता है। ये परिरक्षित टाइप केबल इसको कहते हैं, शिल्डेड टाइप केबल ये हमारी होती है। ये अक्सर इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते केबल से रिलेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि केबल के निर्माण में संस्तरण स्तर निम्नलिखित में से किस सामग्री की बनाई जाती है। इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि कोई भी इसका आंसर दे जाएगा, है ना। ऐसे सवाल पता है ना आपको, आपके एग्ज़ाम में आपके हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए आते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर ना समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश की तरफ जाना कि जो लेयर है, लेइंग लेयर है ना, ये किसकी बनाई जाती है। तो ये लेयर मेरे भाई ये हमेशा जूट की बनाई जाती है, जूट की। जूट मतलब पटसन, जूट मतलब पटसन की बनाई जाती है। अब मैं ना आपको याद दिलाऊंगा कि हर लेयर का क्या काम होता है और किस लेयर का क्या नाम है, कैसे याद रखना है। एक इसका ट्रिक होता है, वो है सिम्बास। क्या है? सिम्बास। ये सिम्बास जो है ना पहले केबल के सबसे अंदर वाले हिस्से से शुरू होता है और सबसे बाहर तक जाती है। जैसे कि C4 कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टर मतलब चालक। I4 इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब पेपर। M4 मेटल सिद्ध, है ना, मेटल सिद्ध। M4 मेटल सिद्ध, मेटल शीथ। और B4 क्या होगा, मैं भी भूल गया। सिम्बास। C4 कंडक्टर यानी चालक, I4 पेपर, M4 मेटल सिद्ध और B4 बेडिंग, B4 बेडिंग। बच के जाएगा कहाँ? A4 आर्मरिंग, A4 आर्मरिंग और फिर S4 सर्विंग। हो गया ना, सब आ गया ना पकड़ में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना मेरे भाई तो कुछ भी पकड़ में आ सकता है। अब आप यहाँ से देखना ज़रा कि चालक का काम क्या होता है। चालक का काम होता है विद्युत धारा प्रवाह कराना। होता है कि नहीं बताओ? विद्युत धारा प्रवाह कराना। पेपर का काम होता है इंसुलेशन प्रदान करना। क्या होता है ना, इंसुलेशन प्रदान करना या कराना, ठीक है। मेटल शील्ड क्या करेगा? नमी से सुरक्षा करेगा, नमी से सुरक्षा करेगा तथा जंग से बचाएगा, तथा जंग से बचाएगा। बेडिंग का काम क्या है? बेडिंग का काम है कि शीथ की सुरक्षा करना, है ना, शीथड लेयर की सुरक्षा करना। ये इसकी सुरक्षा करता है ताकि ये खराब ना होने पाए। आर्मरिंग का काम है यांत्रिक सुरक्षा करना केबल की, है ना, यांत्रिक सुरक्षा करना। फिर लास्ट है सर्विंग। ये वातावरण से सुरक्षा करता है, वातावरण से सुरक्षा
कराना। तो हर लेयर का अपना एक पर्पज होता है, हर लेयर का अपना एक काम होता है। सवाल किस पर था? सवाल था हमारा संस्तरण पर, है ना। किस पर था? संस्तरण पर, जो कि काम क्या करता है? ये जूट का बना होता है। किसका बना होता है? जूट का। अब इसका हर एक पार्ट का नाम मैंने लिखा दिया, काम मैंने लिखा दिया, बाकी आप देख लेना आगे। ये है अंडरग्राउंड वाली केबल। ये कौन सी है? यूजी केबल, जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड केबल, ठीक है ना। आ गई समझ में? ऐसे यार हर सवाल से भिड़ेंगे अपन लोग, है ना, और हर सवाल को निचोड़ के रख देंगे, ठीक है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उतने सारे मैं आपको तरीके बताऊंगा। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर डिजाइन में CRGO सिलिकॉन स्टील स्ट्रिप का कौन सा गुण ट्रांसफार्मर की समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है? CRGO का पूरा नाम क्या है? CRGO का पूरा नाम होता है कोल्ड रोल्ड, लिखना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन, ग्रेन ओरिएंटेशन, है ना, ये इसका पूरा नाम है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन या ओरिएंटेड। अब जो हमारी ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन है वो सिलिकॉन स्टील से करी गई है, यानी कि सिलिकॉन स्टील की इस प्रकार की पत्ती बनाई गई है ना, इस प्रकार से सिलिकॉन स्टील की पतली पतली सीट बनाई गई है। अब इस सीट में हमने क्या लपेटा है? इस प्रकार से वाइंडिंग किया हुआ है ना, ये हमारी क्या है? वाइंडिंग है। अब देखना, ये हमने वाइंडिंग कर दिया। अब हम वाइंडिंग करने के लिए एक कोर का हम सहारा ले रहे हैं, जो कि सिलिकॉन स्टील की बनी है। हम सिलिकॉन स्टील ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसकी जो चुंबकीय सामर्थ्य है वो कैसा है? जो चुंबकीय सामर्थ्य है वो कैसा है? बहुत उच्च है ना। मतलब कि जैसे कि एक लोहा, अगर लोहे को आप गर्म करेंगे तो लोहा क्या होगा? लोहे को ताप देंगे तो लोहा गर्म होगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर टेम्परेचर दे देंगे तो वो लोहा पिघल जाएगा, क्योंकि ताप को सहने की कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही एक पदार्थ है, हम इस पर वाइंडिंग लपेट करके सप्लाई देते हैं, और जब सप्लाई देते हैं तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, छोटे मोटे अमाउंट का नहीं होता, बहुत हैवी अमाउंट का होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अगर इतने हैवी चुंबकीय क्षेत्र को सहने की शक्ति अगर इसके अंदर नहीं रही तो फिर हमको इसको यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए हमने सिलिकॉन स्टील लगाया, सिलिकॉन स्टील को CRGO करके बनाया ताकि इसकी चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य बढ़ जाए, सहनशीलता बढ़ जाए, है ना। तो आंसर क्या होगा? उच्च संतृप्त फ्लक्स घनत्व, यानी कि हाई फ्लक्स डेंसिटी देने पर भी ये सैचुरेशन नहीं होगा, सैचुरेशन नहीं होगा। और क्या फ़ायदा मिलता है सिलिकॉन स्टील लगाने से? उच्च विद्युत प्रतिरोधकता, ये भी फ़ायदा मिलता है। अगर हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है तो इससे एडी करंट लॉस घट जाता है ना। इससे एडी धारा हानि जो है वो कम हो जाती है ना। तो फिर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, डी भी सही है, लेकिन जहाँ से ये सवाल उठाया गया है ना, पता है, वो मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का जो 4-5 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था, है ना, उस एग्ज़ाम से मैंने पेपर उठाया हुआ है, ये सवाल उठाया है, और उन्होंने सही आंसर माना था उच्च संतृप्त फ्लक्स घनत्व। लेकिन ऑप्शन डी भी आपका सही है, तो इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते थे आप, इसमें आप क्या कर सकते थे? ऑब्जेक्शन आप लगा सकते थे, और इसमें सभी को नंबर मिलता, ऐसे सवाल में सभी को नंबर मिलता है ना। तो सिलिकॉन स्टील की क्या होती है? सामर्थ्य, इसके चुंबकीय गुण इसमें ज़्यादा होते हैं, है ना, हर किसी में चुंबकीय गुण नहीं होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित 3 फेज प्रेरण मोटर के डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको हम कहते हैं ड्यूअल स्टार्टर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहा है कि संपर्क बिंदुओं के छोटे जीवन का कारण संपर्क स्प्रिंग के कारण दुर्बल संपर्क दाब है, दुर्बल संपर्क दाब है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ये टाइमर के बारे में बता रहा है, लगी होती है ना। फिर है दूसरा कि ध्रुवों के बीच खराब संपर्क के कारण स्पार्किंग में दरार पड़ जाएगी,
बिल्कुल, अगर लूज कनेक्शन है तो फिर स्पार्किंग का कारण बनेगा ही, तो ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन ए और 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेशनरी आर्मेचर इन ए रिवॉल्विंग फील्ड टाइप सिंक्रोनस मोटर, है ना। ये परिक्रामी क्षेत्र प्रकार का मतलब आप समझ रहे हैं, परिक्रामी क्षेत्र प्रकार का मतलब घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। एक हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है और उसका चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है और आर्मेचर स्थिर है ना। तो आर्मेचर स्थिर रखने का क्या कार्य है, क्यों स्थिर रखा जाता है? मोटर के बाह्य लोड तक शक्ति आंतरित करना, सही बात है। रोटर के घूर्णन पर विद्युत वाहक बल प्रेरित करना, गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, गलत बात है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये तो इसका नेचर है, ये इसी के लिए इसको बनाया गया है। ये बोला जा रहा है कि इसके घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर को स्थिर रखने का क्या हमारा पर्पज है। आर्मेचर को स्थिर क्यों रखा जाता है? क्योंकि आर्मेचर से ही हम क्या ले रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग से ही हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। जो इसने पावर उत्पन्न किया है वो आउटपुट किसके जरिए ले रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के जरिए। और आर्मेचर हमारी कैसी है, रुकी हुई है, यानी कि किसी भी रुके हुए सिस्टम से, किसी भी रुके हुए पार्ट से आउटपुट लेना बड़ा आसान है ना, आउटपुट लेना बड़ा आसान है। लेकिन अगर यही घूमता होता तो हमें एक कार्बन ब्रश लगाना पड़ता, फिर स्लिप रिंग लगाना पड़ता, तब जाकर के हमें वो सप्लाई, वो पावर अंदर से बाहर मिल पाती। तो वो मुश्किल काम था, इसलिए हमने आर्मेचर को स्थिर रखा, चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दिया। अगर दोनों को स्थिर रख देंगे तो ईएमएफ पावर ही डेवलप नहीं होगा, अगर दोनों को घुमा देंगे तो भी पावर डेवलप नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को घुमाना है तभी फैराडे का नियम लागू होगा और वोल्टेज बनेगा। तो ये घूम रहा है और ये खड़ा है। अब इसको घुमाने का फ़ायदा क्या हुआ, अभी देख लिए। आर्मेचर को खड़ा करने का फ़ायदा क्या हुआ कि आउटपुट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आउटपुट क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसका फ़ायदा आपने देख लिया। अब फ़ायदा देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने का फ़ायदा क्या हुआ। स्लिप रिंग की कम स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, है ना। कम स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, कम स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। कितने स्लिप रिंग से काम चल जाएगा, केवल 2। कितना, केवल 2 स्लिप रिंग, केवल 2 स्लिप रिंग। अगर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहती, मान लो इन केस कि अगर पूरा ये सिस्टम ही उल्टा होता, है ना, और चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती, स्थिर होती, तब कितना स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ती, तब 3 स्लिप रिंग चाहता। कितना, 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती हमें। तो 1 स्लिप रिंग का खर्चा बचा, 1 स्लिप रिंग का खर्चा बचा। और वैसे भी आर्मेचर जो है ना, अपने आप में एक आकार होता है आर्मेचर का। आर्मेचर एक पदार्थ है जिसका द्रव्यमान है, जिसका वजन है, जिसका व्यास है ना, और जिसका हैवी भार है, हैवी आकार है। तो उतना हैवी आकार को स्पीड से हम घुमा भी नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर इतना हैवी आकार का अगर कोई पार्ट घूमेगा मोटर के अंदर तो मोटर बहुत ज़्यादा कंपन करेगा कि नहीं करेगा। तो यांत्रिक संतुलन इससे हमें प्रदान होता है। इससे हमें क्या मिलता है, मोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान होता है ना। यांत्रिक संतुलन हेतु आर्मेचर को स्थिर रखा जाता है और आउटपुट आसानी से प्राप्त हो सके, इसलिए हम आर्मेचर को स्थिर रखते हैं, है ना। बाकी पूरी कहानी समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए सही है कि मोटर से बाह्य लोड तक शक्ति आंतरित करने के लिए, यानी कि मोटर के अंदर जो वोल्टेज बना हुआ है उसको बाहर लोड तक लाना है। आप देखते हैं ना कि जनरेटर के अंदर से 4-5 तारें आई रहती हैं, उससे हमारी तार कनेक्ट रहती है, फिर उससे हम जो मर्जी वो सप्लाई करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, मोटर चलाते हैं, है ना। तो उसकी बात हो रही है कि बाह्य लोड तक पावर को ट्रांसफ़र करना। क्लियर? बड़ा आसान सा सवाल है, अगर इसका फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी सवाल है, प्यारी सी है। बोला जा रहा है कि 4 पोल 12 स्लॉट आर्मेचर वाइंडिंग के लिए कुंडली विस्तृत कितना होगा। कुंडली विस्तृत के लिए एक फॉर्मूला होता है
कि कुल आर्मेचर स्लॉट की संख्या, कुल आर्मेचर स्लॉट की संख्या, कुल आर्मेचर स्लॉट की संख्या बटा ध्रुवों की संख्या। अब हो गया ना आसान। अब आप कहेंगे सर जी ये तो बड़ा आसान था। आसान तब तक नहीं होता जब तक हमें इसका तोड़ नहीं पता होता। तोड़ पता होते ही तोड़ मरोड़ के राइट कर देते हैं, है ना। तो देखना कुंडली विस्तृत कितना होगा 12/4, यानी कि ये 3 से कट रहा है, 3 है क्या, 3, 4 3 12, है ना। तो इस प्रकार से इसका बहुत प्यारी सी सवाल थी, बहुत कम टाइम लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लो यार, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर ज़रूर करना, है ना, ईमानदारी से शेयर कर देना। और एक बार ये भी बताना कि आप क्लास को देख कहाँ से रहे हैं और किसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी वैकेंसी देखना, मध्य प्रदेश में तो बहुत सी वैकेंसी चल रही हैं, राजस्थान में बहुत सी वैकेंसियाँ चल रही हैं, है ना। उसके अलावा DRDO की वैकेंसी आ गई है ना। और भी कौन सी वैकेंसी है याद दिलाओ। बहुत सी वैकेंसियां हैं जो रनिंग में चल रही हैं, अभी बहुत सा नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है ना। तो बताना ज़रूर आप लोग कि किसके लिए तैयारी करी जा रही है। देखो अगला 360 नंबर का, कि AC मोटर वाइंडिंग कार्यों में निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग मुख्य रूप से उच्च परिशुद्धता के साथ तारों या घटकों के बाह्य व्यास को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे कि ये रिमोट है, कोई घटक है, मान लो कोई उपकरण है, उपकरण के बाहरी व्यास को मापना है कि कितना उसका रेडियस है, या तार का रेडियस मापना है ना, mm में या SWG में, जिसमें mm में मापना है, तो किसका प्रयोग आप करेंगे। देखना अब कैसे हम इसको छाटेंगे, है ना। गलत सवाल, गलत ऑप्शन को। सेंटर पंच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, छिद्र करने से पहले, छिद्र करने से पहले सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है कि भाई यहीं पे होल करना है और टिक लगा दो। किसके लिए, मार्किंग के लिए, है ना, मार्किंग हेतु, होल मार्किंग हेतु। फिर साइड कटर का प्रयोग तार काटने के लिए, तार काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इंसुलेटेड कटिंग प्लायर, है ना, ये भी इंसुलेटेड कटिंग प्लायर, ये भी वायर को काटने हेतु इसका प्रयोग होता है। तो दो तो वायर को काटेंगे और तीसरा होल करेगा, बचा एक ही। अब जाएगा तो जाएगा किधर, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि माइक्रोमीटर आउटसाइड। एक ना ये भी होता है ना वर्नियर कैलिपर, एक होता है वर्नियर कैलिपर। अच्छा, वर्नियर जो कैलिपर है ये, इसका जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा परिशुद्ध होता है ना, या फिर माइक्रोमीटर का। तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप पकड़ना चाहो पॉइंट को तो पकड़ सकते हो। मतलब माइक्रो का मतलब आप समझ रहे हैं, माइक्रो का मतलब 10⁻³ मीटर, 10⁻³ यानी कि 0.003 मीटर, 0.003 मीटर, जो कि अपने आप में बहुत छोटी यूनिट है कि नहीं। तो वर्नियर कैलिपर उतना अच्छा नहीं मापता जितना अच्छा माइक्रोमीटर मापती है। तो माइक्रोमीटर आउटसाइड तार का बाहरी व्यास मापेगा, है ना, तार का बाहरी व्यास मापेगा। अगर आंतरिक व्यास मापना होता किसी घटक का तो माइक्रोमीटर इनसाइड होता, है ना। आंतरिक व्यास मापन हेतु किसका प्रयोग करेंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाएगा, है ना। सेंटर पंच का बता दिया, साइड कटर का बता दिया, इंसुलेटेड कटिंग प्लायर का बता दिया। ये आपके सेकेंड अध्याय से है ना, ये तीनों सेकेंड यूनिट से जो विद्युत औजार वाली जो अध्याय है तो वहाँ से आप लोगों का ये सवाल पूछा गया है। लो भैया एक और बहुत शानदार सवाल है, वो भी केबल से रिलेटेड है, बड़ा प्यारा सवाल है, छोटा सा है ना, नन्हा सा। लेड आच्छादित केबल में वायरिंग का मुख्य लाभ क्या है, लेड आच्छादित केबल वायरिंग का मुख्य लाभ क्या है। देखना लेड का मतलब क्या होता है, शीशा। अब प्योर शीशा नहीं होगा, उसमें मिक्स होगा शीशा।
तो अगर शीशा आप लगा देंगे तो शीशा जो है वो उसकी तापमान सहनशीलता अधिक होती है, तो आग से सुरक्षा देगा, यानी कि वायरिंग को फायर प्रूफ बनाएगा। आर्द्रता यानी कि नमी से बचाएगा, शीशा के अंदर नमी जाती नहीं है ना। तो ये मॉइस्चराइज फायर बनाएगा, है ना, मॉइस्चराइज प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ। और यांत्रिक क्षति यानी कि मैकेनिकल डैमेज से सुरक्षा करेगा, तीनों से सुरक्षा करेगा। कौन? लेड आच्छादित केबल, है ना। इसकी निम्न लागत नहीं, लेड आच्छादित केबल जो होती है ना, लेड कवर्ड केबल, ये बड़ा महंगा होता है, ये गलत हो गया। दोष स्थान निर्धारण में आसानी, अरे कैसे पता चलेगा कि फॉल्ट कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा फॉल्ट कहाँ पर है? इसके लिए दो विधि होता है, एक होता है मुर्रे पास, मुर्रे लूप, है ना, मुर्रे लूप विधि, और एक होता है पास लूप विधि, पास लूप विधि। तो कुल मिलाकर के दो विधि होते हैं, जो कि अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। किसी भी केबल वायरिंग के अंदर अगर ये फॉल्ट आई है तो इन दोनों विधि के द्वारा, है ना, विधि है या फिर आप परीक्षण लिख लो, विधि परीक्षण टेस्टिंग इनके द्वारा करते हैं। कम कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसको इस प्रकार की वायरिंग करने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट चाहिए, है ना, जिसको एक्सपीरियंस है काम करने का। और जिसको एक्सपीरियंस रहता है काम करने का किसी भी फील्ड में, तो उसको पैसा भी ज़्यादा मिलता है ना, उस वर्कर का डिमांड भी ज़्यादा होता है। तो आप लोग भी जब सिलेक्शन ले लेना तो बड़ा ईमानदारी से काम करना, और ईमानदारी से काम करना, चीज़ें रोज़ सीखते रहना। जैसे आप अपने डिपार्टमेंट में या फिर आप लोग जैसे कि अपने टीम का अगर आप सबसे जानकार कर्मचारी रहेंगे तो कोई भी फॉल्ट आएगा, कोई भी सर्किट में दिक्कत आएगी, लाइन में फॉल्ट आएगा, तो सबसे पहले आपको याद किया जाएगा, है ना, कि भाई साहब को बुलाओ और वो ठीक कर देंगे, वो फॉल्ट पकड़ लेंगे कि कहाँ पे फॉल्ट आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कैसे संभव हो सकता है? जब आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, जब आपके पास अनुभव ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या था? ए नंबर, ठीक है ना। आगे है लैंप से रिलेटेड सवाल है कि कोई प्रकाश किरण है किसी पृष्ठ पर अभिलंब से 60 डिग्री कोण पर टकराती है, पृष्ठ के प्रकाश सोर्स के लंबवत अभिविन्यासित होने पर उत्पन्न प्रदीप्ति पृष्ठ पर उत्पन्न कितना होगा? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, कि क्या फॉर्मूला बताया था कि लैम्बर्ट कोज्या नियम है, मैंने एक बताया था ना, लैम्बर्ट कोज्या नियम, कोज्या नियम। ये नियम क्या कहता है? इल्यूमिनेशन ई जो है 1/d² cos फाई। ये cos फाई पता है क्या बताती है? ये cos फाई बताती है कि सतह तथा प्रकाश किरण की कोण का मान। अब देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से समझो। ये मान लो एक स्पॉट लाइट है, ये क्या है? स्पॉट लाइट। ये स्पॉट लाइट है या एक मान लो बल्ब है ना। तो ये बल्ब प्रकाश उत्पन्न कर रही है। अब हमारा जो कोई सामान रखा हुआ है मान लो, या कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, वो इतने एरिया में रखा हुआ है ना। और तो टार्च की या बल्ब की जो रोशनी आएगी तो कुछ प्रकाश की लाइन यहाँ आएंगी, कुछ इधर बिखर जाएंगी, कुछ लेफ्ट राइट चली जाएंगी, कुछ बिल्कुल ही भटक जाएंगी, रास्ता इधर से उधर चली जाएंगी, है ना। तो क्या हमारे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है और ये प्रकाश की किरण जो आ रही है, इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं? तो यही कहलाता है लैम्बर्ट कोज्या नियम, यही कहलाती है लैम्बर्ट कोज्या नियम। तो अब ये बोल रहा है कि अगर पृष्ठ मतलब सतह, अगर सतह पर अभिलंब से 60 डिग्री के कोण पर टकराती है तो कितना प्रकाश उत्पन्न होगा, कहने का मतलब हमारा ये है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। प्रदीप्ति एल्यूमिनेशन E बराबर, है ना, E बराबर I
कॉस फाई बटा डी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। तो अब देखना डी हमारे पास दूरी वूरी तो कुछ है नहीं, न आई है। आई क्या है? आई है ज्योति तीव्रता। आई क्या है? ज्योति तीव्रता, है ना। और ये क्या है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन। और डी स्क्वायर क्या है? प्रकाश सोर्स और सतह की दूरी। कॉस फाई मैंने बता दिया सतह और प्रकाश के कोण का मान है। तो कॉस फाई का मान इन्होंने कितना दे दिया, है ना। कॉस फाई का मान 60 डिग्री। कॉस नहीं यार, साइन फाई होता है, साइन फाई होता है ना। मैं इसको मिटा दूं, गलत हो गया ये। नहीं, यहाँ तो सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ होगा, यहाँ साइन फाई होगा, यहाँ साइन फाई, है ना। तो साइन फाई कितना है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? जस्ट हाफ, 0.5। अगर ये कॉस में होता, कॉस 60 डिग्री, तो कितना होता? कॉस 60 डिग्री का पावर फैक्टर कितना आता है? 0.88 ना, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? जो कि √3/2 के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.866 आएगा। तो अगर cos 60 डिग्री रहता तो 0.866, साइन 60 डिग्री है तो 0.5, यानी कि हाफ। प्रदीप्त की हाफ, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रदीप्त की जस्ट हाफ। तो इसके एंगल पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर प्रकाश कितना होगा। आप देखते होंगे ना कि बल्ब अगर ऊपर छत पे जल रही है तो बल्ब के नीचे सबसे ज़्यादा प्रकाश होगी, है ना। थोड़ा दूर में कम होगा, थोड़ा दूर में कम होगा। अगर ऐसा ना होता तो हम यहाँ पर प्रकाश जलाते और पूरी दुनिया रोशन हो जाती। फिर काहे हर किसी को अपने अपने घर में जलाने के लिए बल्ब लगाना पड़ता, काहे पैसा खर्चा करना पड़ता, है ना। गवर्नमेंट एक टंगा देती टावर पे बल्ब और पूरी दुनिया हो जाती रोशन। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा, है ना। यहाँ पर स्पिल लाइट है। स्पिल लाइट का मतलब क्या है? स्पिल लाइट का मतलब है कि वो प्रकाश जिसको हम यूज नहीं कर सकते। अब मैं क्या नाम दे दूँ उसको? वो प्रकाश जिसको हम यूज नहीं कर सकते, जो हमारे काम में नहीं, बेकार चली गई, वो होती है हमारी स्पिल लाइट। ठीक है ना। अब नाम दे देना आप लोग जो नाम दोगे। एक खतरनाक सवाल है, वही स्टार्टर से रिलेटेड है। देख लो 363 नंबर का, कि प्रेरण मोटर की समस्या निवारण दिशा निर्देशों के संबंध में ये स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि निर्वोल्टता कुंडली मतलब NVC न्यून वोल्टेज मोचित्र क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। जब आपूर्ति वोल्टेज विफल हो जाता है या निर्धारित मान से कम हो जाता है तो मोटर को आपूर्ति देना बंद कर देता है। भैया NVC का काम यही होता है। अब देखते हैं, ये हमारे पास स्टार्टर का चित्र है, बड़ा सुंदर सा, इसको हम समझते हैं। देखना, सबसे पहले तो देखिए कौन सा 3 पॉइंट स्टार्टर है। अब कैसे मैं जान गया 3 पॉइंट स्टार्टर है ना। कहाँ पे लिख दूँ? 3 पॉइंट स्टार्टर। अब देखना, इसलिए कि ये आपको दिख रही है यहाँ पर NVC, नो वोल्ट क्वाइल। NVC डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट है? मोटर के फील्ड वाइंडिंग के साथ। किसके साथ? मोटर के फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है। और 3 पॉइंट स्टार्टर में ऐसे ही होता है। और यहाँ से और क्या है? ये देखिए, ये है OLR, ओवरलोड रिले या ओवरलोड क्वाइल। तो ये ओवरलोड कॉइल के साथ भी कनेक्ट है, मतलब कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि 3 पॉइंट स्टार्टर है। अब NVC का काम क्या होता है कि अगर निर्धारित मान से वोल्टेज कम हो गया तो ये सर्किट, मतलब ये स्टार्टर का ये जो हैंडल है, ये जो प्लंजर है, इस प्लंजर को क्या करता है? इस प्लंजर को छोड़ देता है और फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है ना। देखो ये काम कैसे करता है NVC को सप्लाई मिला सिंगल फेज की, है ना। कहाँ से सप्लाई मिला? यहाँ से सप्लाई मिली, मोटर के फील्ड वाइंडिंग से। ये सप्लाई मिलता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबक बनाता है। ये प्लंजर लोहे का बना है। आपको पता है कि चुंबक का काम है लोहे को खींचना। अब इसने लोहे को खींच लिया। अब जैसे ही ये प्लंजर यहाँ पे गई, मोटर हमारी चलने लगी। अगर वोल्टेज का मान मान लो अचानक से कम हो गया, तो वोल्टेज का मान कम होगा तो करंट का भी मान कम होगा, ओम के नियम के अनुसार,
है ना। तो अगर करंट कम हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, यानी कि चुंबक की ताकत कम हो जाएगी। जब चुंबक की ताकत कम हो जाएगी तो फिर लोहे को पकड़ने की उतनी ताकत रह नहीं जाएगी एनवीसी के अंदर, तो ये प्लंजर को छोड़ देगा, मोटर हमारी रुक जाएगी। अब मोटर को रोकना भी ज़रूरी है, क्योंकि कम वोल्टेज पर चलाओगे तो वाइंडिंग हीट हो जाएगी, और ज़्यादा टाइम तक चलता रहा तो हमारी मोटर जल जाएगी। तो सेफ्टी देना है, और स्टार्टर का काम ही है सेफ्टी देना। मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ना भाई, ये बिल्कुल दिल खुश कर दिया। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कि मान लीजिए कि 3 फेज की आपूर्ति उपलब्ध है और स्टार्टर एनवीसी सक्रिय हो रहा है, यानी कि एनवीसी को सप्लाई मिल रहा है। अगर 3 फेज की आपूर्ति उपलब्ध है, मोटर को आपूर्ति मिल रहा है, तो फिर मोटर के फील्ड वाइंडिंग से ही एनवीसी जुड़ा है, तो एनवीसी को सप्लाई मिल रही है, यानी कि यहाँ तक बात सही है। लेकिन यहाँ तक बात सही है, लेकिन मोटर चालू नहीं होती, तो हम संपर्क बिंदुओं के बीच किसी भी बाह्य सामग्री के होने की जांच करते हैं। उस मोटर को हटाएं और स्टार्टर का फिर से परीक्षण करें। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है यहाँ तक, लेकिन इधर के स्टेटमेंट से मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि मोटर को बिना हटाए ही आप जांच कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, बिना हटाए ही टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। बिना हटाए ही आप स्टार्टर का परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो हटा लो भाई, सेफ्टी के पर्पज से। अब ऑप्शन तो विभाग ने दोनों माना, लेकिन मैं ऑप्शन केवल एक को मानूंगा, क्योंकि 50% सही है ये ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल 100% सही है ना। अब OLR के साथ ये जुड़ा है, तो OLR क्या करती है कि जैसे ही सप्लाई ओवर आती है, हैवी करंट या हैवी वोल्टेज आएगा, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट है एनवीसी से, एनवीसी के साथ कनेक्ट है, एनवीसी में हैवी करंट चलने लगता है, और हैवी करंट चलने से ये अपनी चुंबकीय गुण खो देता है, और जैसे ही चुंबकीय गुण खोएगा ये प्लंजर को, है ना, ये फिर से गिरा देगा और मोटर हमारी रुक जाएगी। मतलब ओवरलोड कंडीशन में और ये कम वोल्टेज, दोनों की कंडीशन में मोटर को सेफ्टी दे रही है। तो आंसर देखो, मैं तो केवल एक को मानूंगा, आप लोग मान सकते हो दोनों को, लेकिन एक को ही मानना, ये 100% सही नहीं है, ठीक है ना। बाकी देख लो आप लोग। एक 20 वोल्ट लैंप है और 1500 ल्यूमेन का कुल दीप फ्लक्स उत्सर्जित करता है। जैसे कि आप लोग जब वो मार्केट में जाते हैं ना, 9 वाट का बल्ब लेते हैं, 12 वाट का, 6 वाट का LED बल्ब लेते हैं, तो उसमें लिखा होता है, प्रिंट किया होता है बल्ब में, है ना, इतने वाट का बल्ब और इतना ल्यूमेन प्रकाश उत्पन्न करेगा, सब कुछ लिखा रहता है ना। वाटर प्रूफ है कि नहीं है, वो सब कुछ वो भी लिखा होता है। तो 250 वोल्ट मतलब सिंगल फेज, 1500 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है और इतना करंट चल रही है। लैंप प्रति वाट ल्यूमेन कितना, यानी कि इतना प्रकाश उत्पन्न कर रही है, इतना करंट ले रही है, इतना वोल्टेज। तो बताओ लैंप कितने वाट का है, मतलब कि लैंप जो है प्रति वाट कितना प्रकाश उत्पन्न करेगा, मतलब 1 वाट में कितना प्रकाश उत्पन्न होगा, ये कहने का मतलब है ना। तो अब देखो यार, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता है, मान लो मुझे भी फार्मूला नहीं पता है, तो आपको पता है क्या करना है, ये लास्ट में देखना है कि यहाँ पर किसके किसके साथ गुणा किया गया है कि भाग किया गया है, उसके अनुसार ये फॉर्मूला सेट आप कर सकते हैं। क्या लिखा है, ल्यूमेंस प्रति वाट, है ना, ल्यूमेंस प्रति वाट। अब वाट तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम वाट जानते हैं, पावर बराबर V गुणे I होता है। तो पावर V कितना है, 250 गुणे I है 0.5, है ना। पॉइंट को काटने के लिए मुझे 10 लगाना पड़ेगा, 5 2 ना 10, 2 से 2 कटा 50। गलत हो रहा है क्या, गलत हो रहा है क्या, 1 सेकेंड, हाँ, इतना फास्ट कैलकुलेशन। P बराबर V इंटू आई होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, V इंटू आई, यानी कि 250 गुणे 0.4। अब पॉइंट काटूंगा तो नीचे आ जाएगी 10, ओहो 5 लिख दिया था, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 25 चौके 100, तो कितना आया 100 वाट मिल गई हमें। ल्यूमेंस कितना है 1500,
वाट मिला 100, 2 जीरो से 2 जीरो लपेट दो और बचा कितना 15 ल्यूमेन प्रति वाट। यानी कि 1 वाट की बल्ब है तो वो 15 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न करेगा। 2 वाट का है तो 30 ल्यूमेन, 3 वाट का है तो 45 ल्यूमेन। इस प्रकार से आपका क्या होगा 15 ल्यूमेन प्रति वाट, हर 1 वाट 15 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न करेगा। लेकिन जितना अच्छा लैंप होगा ना उसका ये ल्यूमेन वाली कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगी, ठीक है ना। आगे बढ़े। इफ़ द नंबर ऑफ पोल ऑफ एन अल्टरनेटर इज डबल व्हील कीपिंग इट्स स्पीड द सेम विल व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। देखना, यदि किसी प्रत्यावर्तित की चाल समान रखते हुए ध्रुवों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखना, आपको पता है ना कि सिंक्रोनस स्पीड कितना है 120 सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल, ये सूत्र होता है। अब पोल को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी के क्या प्रभाव पड़ेगा समझ में नहीं आ रहा है। इस फॉर्मूला से एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर P इंटू एन बटा 120। अब समझ में आ रही है बिल्कुल कि जो फ्रीक्वेंसी है वो पोल के बिल्कुल समानुपाती है ना, पोल के समानुपाती है। पोल को दोगुना करोगे तो फ्रीक्वेंसी दोगुना होगी कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर में अपरिवर्तित है, गलत। आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी, आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। अब देखना, आवृत्ति अगर दोगुनी होती है, अगर इंडक्शन मोटर होता तो फ्रीक्वेंसी, रोटर का फ्रीक्वेंसी डबल होने से कॉपर लॉस बढ़ जाता, जिससे मोटर की दक्षता तुरंत कम हो जाती। लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटर है, यहाँ पर अल्टरनेटर क्या है, अल्टरनेटर एसी जनरेटर है। ये क्या है, अल्टरनेटर एसी जनरेटर है, और जनरेटर का काम है पावर उत्पन्न करना, जनरेटर का काम है पावर उत्पन्न करना। अब अगर हमें डिमांड ज़्यादा है तो हम एक से ज़्यादा अल्टरनेटर यूज करेंगे, और जब भी एक से ज़्यादा अल्टरनेटर लगाते हैं तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। मान लो कि एक अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, बाकी सारे अल्टरनेटर के फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि इनकी सिंक्रोनाइजिंग खत्म हो जाएगी, है ना। सिंक्रोनाइजिंग होने के लिए वोल्टेज सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फेज अनुक्रम सेम होना चाहिए, प्रतिबाधा सेम होना चाहिए, हो सके तो केवीए रेटिंग भी सेम कर दो। लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलने से सिंक्रोनाइजिंग खत्म हो जाएगी। और ये जो अल्टरनेटर है पावर बना रही है, जनरेटर है तो वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, तो ये वोल्टेज थोड़ा मोड़ा तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा, या तो ये ट्रांसमिट हो रहा होगा या तो वितरण हो रहा होगा। तो इस वितरण और संचरण लाइन में जो भी ब्रेकर, मोटर, जनरेटर लगे होंगे वो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन नहीं है, वो रेटेड फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन है। यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी जाएगी तो वो सब डैमेज होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे सर, क्या होंगे, हो जाएंगे, है ना। तो आवृत्ति दोगुना कर देने, मतलब कि आवृत्ति दोगुना हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। अब डैमेज होंगे कि नहीं होंगे उसके लिए सेफ्टी ऑटोमेटिक होगा, लगा होगा सिस्टम में, ठीक है ना। ये लो, किसी थर्मल पावर प्लांट यानी कि ताप विद्युत संयंत्र में संघनित्र का कार्य क्या है। बहुत देखा होगा, एनटीपीसी का ये चित्र है ना। एनटीपीसी में होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, इसमें भी होता है। इस प्रकार से आप देखते होंगे ना, ये पाइप जैसे, पाइप तो इतना बड़ा नहीं होता, ऐसे आप देख रहे हैं ना, ढोल के जैसे दिख रहा है, इसी को कहते हैं संघनित्र, इसी को कहते हैं संघनित्र। संघनित्र मतलब कंडेंसर, कंडेंसर क्या काम करते हैं कि अब सुनना, जैसे कि एनटीपीसी में क्या होता है कि सबसे पहले बॉयलर में स्टीम तैयार हुआ भाप, वो भाप कहाँ जाएगा, टरबाइन में जाएगा, टरबाइन घूमेगी और टरबाइन से कनेक्ट होती है अल्टरनेटर घूमने लगेगी, और अल्टरनेटर का काम है पावर डेवलप करना, और पावर जैसे ही उत्पन्न हुआ, ये टावर लाइन है, इस टावर लाइन के जरिए संचरण कर दीजिए, ट्रांसमिट कर दीजिए। लेकिन जो भाप हमने टरबाइन में छोड़ा था वो भाप अब कहाँ जाएगी, वो भाप जैसे ही टरबाइन में छोड़ते हैं, टरबाइन की पंखुड़ियों पर पड़ती है, तो पंखुड़ियों पर पड़ने से वो पानी में बदल जाती है। किसमें, पानी में। आपने खूब देखा होगा कि जब कुकर की सीटी आप बाहर निकाल देते हैं ना, तो जो प्रेशर नीचे से आती है ना कुकर से, अगर उस प्रेशर, उस स्टीम में अगर आप हाथ रख देंगे तो वो जो
भाप है वो भाप हाथ पे पड़ते ही तुरंत पानी का बूंद का रूप ले लेता है। वैसे ही टरबाइन के पंखुड़ियों पर जैसे ही स्टीम पड़ेगी वो स्टीम भाप से पानी में बदल जाएगा, लेकिन तो वो खौलता हुआ पानी रहेगा। उस खौलते हुए पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हम इस संघनित्र में ले जाते हैं। ये संघनित्र से देख रही है पानी का स्टीम है, ये कोयले का धुआं नहीं है, ये क्या है, ये वो है भाप है, गर्म पानी का भाप। इस पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, ऊपर से नीचे गिरने में ये हवा के संपर्क में आती है और कुछ हद तक ठंडी हो जाती है, और इसको फिर ठंडा करके फिर से दोबारा ले आते हैं और बॉयलर में डाल देते हैं। फिर से वही प्रक्रिया चलती रहती है, वही प्रक्रिया चलती रहती है। तो संघनित्र का काम क्या हो गया? अरे पेन किधर गया भाई? उच्च दाब वाली भाप उत्पन्न करना नहीं, ये किसका काम है? ये बॉयलर का काम है। ये किसका है? बॉयलर का। ईंधन के प्रवाह को विनियमित करना, ईंधन के प्रवाह को रेगुलेट करना, अरे ये नहीं होगा। वाष्प को जल में रूपांतरित करना, यानी कि स्टीम था उसको अब पानी में बदल रहा है, वो कौन? संघनित्र। और जनरेटर को शीतलन प्रदान करना, जनरेटर को शीतलन इससे थोड़ी प्रदान करते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में देखो, ऑयल सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड सवाल है कि विद्युत प्रणालियों में तेल परिपथ वियोजक का मुख्य रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग क्यों किया जाता है? नहीं, हाँ ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च धारा अनुप्रयोगों में वोल्टता स्तरों को रेगुलेट करने के लिए, यह तो रेगुलेटर का काम है। मुख्य संपर्कों के खुले होने पर विद्युत रोधी तेल का उपयोग आर्क समन माध्यम के रूप में करने के लिए। यहाँ मुझे लगता है ना कि अधूरा है सवाल, लेकिन तेल परिपथ वियोजक में तेल का मुख्य काम क्या है? तो तेल का मुख्य काम होता है ना, तेल का उपयोग होता है कि आर्क को समन करना, क्विंच करना, है ना। आप देखिए, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में दो संपर्क बिंदु होते ऐसे ऐसे, है ना, 3 फेस 1 न्यूट्रल, ऐसे। एक होता है जो बिल्कुल फिक्स होता है और दूसरा खुलेगा जुड़ेगा, खुलेगा जुड़ेगा। जब शॉर्ट सर्किट के केस में हाई करंट चलती है और उस हाई करंट को हमें क्या करना है? बचाना है ताकि सर्किट हमारी जले ना। तो सर्किट ब्रेकर का जो एक संपर्क है वो खुलता है। तो जब वो खुलता है ना तो वहाँ पर चिंगारी बहुत ज़्यादा होती है, आर्क जिसको कहते हैं, वो चिंगारी बहुत ज़्यादा होती है। उस चिंगारी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर तेल प्रयोग किया जाता है ना। कौन सा तेल ये होती है ना, ये वो सरसों का तेल नहीं होता है कच्ची घानी का, ये मिनरल ऑयल होती है जो नेफ्था ऑयल या पैराफिन ऑयल हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्युत परिपथों की ऊष्मीय चालकता बढ़ाने के लिए, अरे ऊष्मीय चालकता बढ़ाने के लिए नहीं, विद्युत ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का मुख्य काम यही है ना। सिंक्रोनस मोटर को किसका उपयोग द्वारा स्टार्ट किया जाता है? सवाल ठीक ठाक है। वेव वाइंडिंग नहीं, ये डीसी मोटर में होती है। ये किस में होती है? डीसी मोटर में। अवमंदक वाइंडिंग, बिल्कुल, इस सिंक्रोनस मोटर में अवमंदक वाइंडिंग होता है, अवमंदन वाइंडिंग जिसको डैम्पिंग वाइंडिंग कहते हैं। अगर कभी भी मान लो कि इन द केस भूले भटके अगर एग्जामिनर पूछ दिया ये कि डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पर लगता है सिंक्रोनस मोटर में, तो ये देखो है ना, डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पर लगती है? ये इसके पोल हैं, ये इस मोटर के क्या हैं? पोल हैं, आपको दिख रहा होगा। इस पोल के फेस पर, पोल के फेस पर, जैसे कि मान लो ऐसे, है ना, ये पोल के फेस पर यहाँ पर ऐसे ऐसे कॉपर का बार लगाया जाता है, कॉपर का रिंग लगाया जाता है ना, ऐसे। तो ये कहाँ पर लगी होती है? पोल फेस पर। कहाँ पर? पोल फेस पर इसकी स्थापना जो है वो किया जाता है ना, स्थापित किया, पोल फेस पर स्थापित किया जाता है। आगे बात समझ में। और ये मोटर को क्या करती है? सेल्फ स्टार्ट बनाती है, मोटर को
सेल्फ स्टार्ट बनाने हेतु इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। और इसके अलावा हंटिंग को कम करने के लिए, किस लिए? हंटिंग को समाप्त करने हेतु इसका काम किया जाता है। दोनों काम करता है, हंटिंग को भी समाप्त करता है और मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाता है। हंटिंग कैसे समाप्त होती पता है? देखना, एक है स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही है, और दूसरा है रोटर का फ्लक्स जो कि रोटर को उस स्पीड से नहीं घुमा पा रही है, क्योंकि भाई रोटर है, शाफ्ट का बना हुआ रोटर है, लोहे का बना हुआ है, उसका एक वजन है, एक आकार है, उसको घुमाने में थोड़ा सा ज़्यादा ताकत चाहिए, इसलिए वो थोड़ा कम स्पीड से घूमती है। सिंक्रोनस स्पीड क्या है? एक प्रभाव है, एक हवा है, और हवा को तो हाई स्पीड से चलती है, इसलिए सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होती है रोटर स्पीड से, है ना। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दोनों बराबर होता है। तो जब सिंक्रोनस स्पीड का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है और एक होता है रोटर का चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है रोटर का चुंबकीय क्षेत्र, जब स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स रोटर के चुंबकीय फ्लक्स को अपनी तरफ खींचता है ताकि सिंक्रोनाइज हो जाए, ताकि रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लगे, तो ऐसे में क्या होता है ना कि जैसे ही स्टेटर का फ्लक्स रोटर को खींचता है सिंक्रोनाइजिंग के लिए, तो रोटर कई बार होता है कि सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पर हो जाती है। अगर ये 3000 आरपीएम है तो इसको खींचने पर ये 3000 मान लो 3500 आरपीएम पर घूमने लगे, या फिर 3100 आरपीएम पर घूमने लगे, है ना, तो ओवर सिंक्रोनाइजिंग होगा। भाई जैसे कि आप गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो जहाँ पे ब्रेक लगाते हैं वहीं पे थोड़ी गाड़ी रुकती है, थोड़ी दूर जा कर के रुकती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी है, उसका एक वजन है, वजनी चीज़ को आप डायरेक्ट थोड़ी रोक सकते हैं। शाफ्ट है, घूम रही है, अगर उसको और स्पीड पर लाना चाहते हैं, जैसे कि 3000 पर लाना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट 3000 पे ही आके थोड़ी रुक पाएगी, वो तो या तो थोड़ा कम रहेगा या थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे में जब भी रोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है या रोटर की स्पीड कम हो जाती है, तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग है इसमें एक टॉर्क उत्पन्न होता है। अगर रोटर की गति स्टेटर की गति से ज़्यादा हो गया तो ये थोड़ा कम करेगी, अगर कम है तो थोड़ा ज़्यादा करेगी, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड में इसको मैच कराने का प्रयास करेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इसलिए रोटर हंट करने लगता है। इस हंट को समाप्त करता है कौन? डैम्पर वाइंडिंग। और ये देखना, ये हमारी जो है सिंक्रोनस मोटर का डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पर की जाती है आप देख लीजिए, है ना, ऐसे ही होता है इसका डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, ये कौन से लेवल का सवाल है भाई साहब? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक स्टीम पावर स्टेशन, मतलब कि थर्मल पावर प्लांट से 3 सवाल हो गए ना। तापीय दक्षता को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए एन ये दक्षता है थर्मल का, कंडेंसर में हासित ऊर्जा यानी कि लॉसेस एनर्जी, और कुल प्रदत्त ऊष्मा ऊर्जा नहीं। किसी भी चीज़ की दक्षता हम जानते हैं कि उसकी जो दक्षता है वो आउटपुट बटा इनपुट होता है। अब देख लो किस में मैच हो रहा है, एक तो गलत हो गया। दूसरा, टरबाइन शाफ्ट से संचरित यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, टरबाइन से यांत्रिक ऊर्जा कुल प्रदत्त ऊर्जा नहीं, ये भी गलत हो गया। कोयला दहन की ऊष्मा, टरबाइन शाफ्ट से संचरित यांत्रिक ऊर्जा, कोयला दहन की ऊष्मा यानी कि स्टीम से चलेगी टरबाइन और टरबाइन का शाफ्ट घूमेगा और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। बात तो सही है। नेक्स्ट है कि टरबाइन शाफ्ट को संचरित यांत्रिक ऊर्जा के तुल्य ऊष्मा और कोयला की दहन, बिल्कुल ये सही होगा। देखो पहले क्या होगा, पहले कोयला दहन की ऊष्मा यानी कि कोयला आप जलाते हैं तो पानी से भाप तैयार होता है, ये क्या है? ये इनपुट है। पहले आप स्टीम तैयार करेंगे तब ना टरबाइन का शाफ्ट घूमेगा, तो ये इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया।
इनपुट बटा आउटपुट नहीं दक्षता होता, आउटपुट बटा इनपुट दक्षता होती है। तो टरबाइन शाफ्ट की संचरित यांत्रिक ऊर्जा तुल्य ऊष्मा और कोयला, यानी कि ये इनपुट है ये आउटपुट है। तो ऑप्शन, अरे इधर सही करना है ना, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन फिर से मैच करा लेना, देख लेना, मुझे लगता है डी सही होगा और डी ही सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया, पुनर्जनक आरोधक किस अनुप्रयोगों में विशेष रूप से लाभकारी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये है छोटा सा दिखने में प्यारा सा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक बस। आप कहेंगे सर हमें कुछ समझ नहीं आया। ये जो हमारे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, इस ब्रेकिंग सिस्टम में पता है क्या होता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ पर यूज होता है, इलेक्ट्रिक बस या फिर ट्रेन मेट्रो जितने भी होते हैं उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। होता ऐसा है कि इनमें लगी होती है मोटर, इनमें क्या लगी होती है, मोटर का काम है कि यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करना, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है और हमारा चक्का जो है बस का वो घूमता है। अब मान लो कि जैसे ही, सबसे पहले तो ये जानो यार कि इस ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वहाँ पर करते हैं जहाँ पर बार बार रुकना हो, जहाँ पर बार बार रुकना या चलना हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है ना, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेट्रो स्टेशन बड़ा कम दूरी, 2 मेट्रो स्टेशन की दूरी बहुत कम होती है ना, तो बार बार रुकती है, बार बार चलती है, और जितने भी बसें हैं वो भी बार बार रुकती हैं, बार बार चलती हैं, सवारी उतारती चढ़ाती रहती हैं, तो वहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में यानी कि एक बस के अंदर लगी होती है मोटर का काम है यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करना और पहिया को घुमाना, पहिया घूमती है। कोई सवारी आ गई और उस सवारी को चढ़ाने के लिए बस को रुकना पड़ेगा, जैसे ही बस रुकेगी ब्रेक लगाएगी, वैसे ही ये मोटर क्या बन जाएगा, जनरेटर। आप कहेंगे सर आप तो वो वाली बात कर दिए ना कि मेल से डायरेक्ट फीमेल बना दिए। अरे जैसे मेल से फीमेल बनाने के लिए सर्जरी करना पड़ता है ना, वैसे ही मोटर को जनरेटर बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। तो मोटर से जनरेटर बन गया जैसे ही हमारी बस ब्रेक मारी। जनरेटर को इनपुट क्या चाहिए, जनरेटर को इनपुट क्या चाहिए, यांत्रिक शक्ति। क्या चाहिए, यांत्रिक शक्ति। अरे सिंपल सी बात है मेरे भाई, शादियों में जो जनरेटर आता है उसको मैकेनिकल पावर देते हो कि नहीं, हैंडल लगा करके घुमाते हो, वो यांत्रिक शक्ति है जो इनपुट के रूप में काम करेगा। और जनरेटर क्या देगी, आउटपुट देगी। किस रूप में, जनरेटर का काम है कि ऊर्जा उत्पन्न करना, ऊर्जा उत्पन्न करना ना लिख दो, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है ना, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, ये इसका क्या है, आउटपुट है। अब जैसे बस ब्रेक मारती है तो वो गति एनर्जी जो है वो यांत्रिक शक्ति है जो कि इनपुट का काम करती है जनरेटर को इनपुट मिल गया। अब क्या होगा कि ये आउटपुट निकालेगा इलेक्ट्रिक पावर। अब ये इलेक्ट्रिक पावर कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर जाएगी बस के अंदर, पंखा लगा हुआ है तो पंखा चलाने के लिए काम आएगा। बस के अंदर स्विच सॉकेट लैंप लगे हैं तो लैंप चलाने के काम आएंगे। मेट्रो में देखिए बहुत कुछ चीज़ें लगी होती हैं, लाइट लगी होती है, एसी लगी होती है, उसको सप्लाई मिलती है, फैन लगे होते हैं, उसको सप्लाई मिलती है, एलईडी लगी होती हैं बहुत से, भाई किस स्टेशन, कौन सा स्टेशन आने वाला है, कौन सा स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, ये सब करने के लिए एक और लगी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, एलसीडी, तो उसको भी सप्लाई मिलना है। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी सप्लाई चाहिए, तो उन सब को सप्लाई जाती है ये वाली सप्लाई। अब अभी तक तो हमारी रुकी हुई थी, वो क्या बोलते हैं बस, है ना, तब तक ये काम हो रहा था। अगर कुछ नहीं लगा है तो बस के अंदर बैटरी होगी, बैटरी ही चार्ज होगी। अब बस रुकने के बाद बस चल दी, और जब बस चलेगी तो दोबारा ये जनरेटर से मोटर बन जाएगी, और मोटर का काम है यांत्रिक एनर्जी उत्पन्न करना, पहिया को घुमाना, और फिर से हमारी बस चलने लगेगी। तो ये पूरा ब्रेकिंग सिस्टम है, इसको कही जाती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग
सिस्टम बड़ा अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम होता है। इसका जो काम है वो इलेक्ट्रिक बस में की जाती है, मेट्रो में, ट्रेन में की जाती है इसका प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा वायु परिपथ वियोजक का एक प्रकार नहीं है? वायु सर्किट ब्रेकर। देखना, एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल, एक एयर ब्लास्ट वाला, एक सिंपल। तो जो एयर ब्लास्ट वाला होता है इसको न्यूमेटिक कहते हैं, यानी कि वात्या परिपथ ब्रेकर। एक होता है सिंपल एयर सर्किट ब्रेकर, और ये तो इसका प्रकार ही है, मतलब कि ये वाला होगा। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसको VCB कहा जाता है ना, इसको VCB कही जाती है, VCB नहीं है एयर सर्किट ब्रेकर का प्रकार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अल्टरनेटर से संबंधित है, प्रत्यावर्तित से संबंधित है, मतलब कौन सा सिद्धांत है? वैद्युत अपघटन, इससे क्या होता है? बैटरी चार्ज होती है। ये किससे रिलेटेड है? बैटरी से रिलेटेड है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सौर सेल से रिलेटेड है। किससे? सौर सेल से रिलेटेड है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, यही आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। उष्मी चालन नहीं, उष्मी चालन नहीं, यानी कि जो ओरस्टेड भाई साहब थे उन्होंने कहा था कि मैं चुंबक क्या है ये बता सकता हूँ। उन्होंने ये कहा था ना कि चुंबक के गुण के बारे में बता सकता हूँ, चुंबक आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, क्यों होता है, चुंबक को गर्म कर दोगे तो चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं, चुंबक को कितने भी भागों में तोड़ दो, हर भाग, हर टुकड़ा का दो पोल होगा, नॉर्थ और साउथ। ये सब कहानियाँ कौन बताया था? ओरस्टेड ने। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में फैराडे भाई साहब ने कहा कि अरे हम भी उसी खेत की मूली हैं, तुमने जो चुंबक बनाया ना, अब हम क्या करेंगे, उस चुंबक से लाइट बना देंगे, उस चुंबक से लाइट बना देंगे। तुमने लाइट का यूज करके चुंबक बनाया, हमने चुंबक का यूज करके लाइट बनाएंगे। तो ये लाइट यानी कि विद्युत के द्वारा ये चुंबक बना देते हैं, चुंबक के द्वारा विद्युत बना देते हैं, करंट बना देते हैं, और जनरेटर अल्टरनेटर हमारा इसी पे काम करता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि किसका उपयोग लंबी पारेषण लाइनों के लिए किया जाता है ना, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पर सवाल है, पावर सिस्टम का। केवल प्रतिघाती नहीं, ये नहीं, महो रिले, इसको महो रिले। महो रिले का यूज पता है क्या यहाँ पर होता है? संचरण लाइन में उस कार्य के लिए होता है जैसे कि फॉल्ट की दूरी पता करना, है ना, फॉल्ट की दूरी तथा दिशा पता करना, तथा दिशा का पता लगाना। जैसे कि मान लो कि एक टावर लाइन है, ये देखो ये ट्रांसमिशन लाइन है, अब इसमें फॉल्ट कहाँ पर आया है यार, कैसे पता चलेगा? कुछ तो होना चाहिए इसके लिए व्यवस्था। तो ये महो रिले है, महो रिले बता देता है कि फॉल्ट कितनी दूरी पर है। अब कितनी दूरी पर है, लेफ्ट है कि राइट है कि इधर है कि इधर है कि ऊपर है कि नीचे है, कहाँ है ना, इतनी दूरी पर तो है। तो ये एक दिशा का भी पता लगा देता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो बड़ा काम की ये रिले है ना, बड़ा काम आसान कर देता है फॉल्ट को ढूंढने के लिए कि फॉल्ट कितना दूरी पर हुआ है, इस टावर से कितना दूरी पर है, या इस सब स्टेशन से कितना दूरी पर है, या फिर सर्किट ब्रेकर से कितना दूरी पर फॉल्ट है, ये बता देगा, और किस दिशा में है ये भी बता देगा। तो बड़ा काम की चीज़ है। इम्पीडेंस रिले है, ये इम्पीडेंस रिले क्या करता है? इम्पीडेंस रिले का काम होता है कि जैसे कि ये कई सारे तार निकली ना, 1 2 3 4, फिर नीचे भी है 1 2 3 4, बहुत सारी तार हैं। तो किसी तार में अगर कोई फॉल्ट आया, है ना, किसी तार में अगर फॉल्ट आया तो ये क्या करता है कि फॉल्ट की स्थिति में यह प्रतिबाधा के मान को बढ़ा देता है ना, प्रतिबाधा को बढ़ाता है। कैसे प्रतिबाधा? Z बराबर V/I, Z बराबर V/I, Z बराबर V/I। ये इम्पीडेंस को क्या करता है? बढ़ा देता है। मतलब कि मान लो कि इस तार में फॉल्ट आया, किसी एक तार में फॉल्ट आया है ना, तो इस तार को पूरा ये इंसुलेट कर देगा, इस तार को पूरा ये आइसोलेट कर देगा, मतलब कि इसमें अब करंट नहीं चलेगा। बाकी तार अपने
काम पे लगी रहेंगी, बाकी तार का काम है पावर ट्रांसमिट करना, तो वो करती रहेंगी। मतलब कि ये होता है कि जहाँ पर फॉल्ट आया है जिस तार में, उस तार को ये आइसोलेट कर देगा, बाकी की तारों से काम चलता रहेगा, काम रुकेगा नहीं। ऐसे में पावर की जो वो होती स्थायित्व वो बनी रहती है, स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है। तो फॉल्ट की स्थिति में यह प्रतिबाधा को बढ़ाता है और उस स्थान को, है ना, या उस तार को ये क्या करता है, आइसोलेट कर देता है, इम्पीडेंस रिले कहलाता है। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। चलो यार, 2 सवाल और बचा है, इसको भी समाप्त करते हैं कि औद्योगिक विद्युत संस्थापन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? न्यूनतम सर्किट ब्रेकर, उचित ग्राउंडिंग, बिल्कुल उचित ग्राउंडिंग, क्योंकि सुरक्षा जो है ना, उचित ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एसी से डीसी ड्राइव नियंत्रण द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? एसी मोटर में हानियाँ, एसी मोटर की चाल, क्या बोल रहा है? एसी से डीसी ड्राइव नियंत्रण द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। डीसी ड्राइव यानी कि फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, बिल्कुल हाँ, समझ में आ गया। देखो, चाल यानी कि मोटर की गति को आप आवृत्ति बदल करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। मोटर के डायरेक्शन को फेज अनुक्रम करके, या क्या बोलते हैं उसको, फेज प्रतिस्थापित करके आप लोग एसी मोटर के गति को उल्टा सीधा घुमा सकते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एसी मोटर की हार्स पावर को कम ज़्यादा किया जा सकता है वोल्टेज को घटा बढ़ा करके, लेकिन डीसी ड्राइव के अंदर ये सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन डीसी ड्राइव कंट्रोल के द्वारा मोटर में जो हानि होती है, जो कोर हानि है ना, कोर हानि और कॉपर हानि, घर्षण हानि, एयर विंडेज लॉस जो होता है उसको कम नहीं कर सकता। यानी कि जो कोर हानि, कॉपर हानि है ना, ये मोटर के एक गुण हैं, ये इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं, इनके इंटरनल पैरामीटर हैं। इंटरनल पैरामीटर को हम डीसी ड्राइव कंट्रोल सिस्टम हो या एसी ड्राइव कंट्रोलिंग सिस्टम हो, इसके द्वारा हम नहीं कंट्रोल कर सकते। भाई ड्राइवर एसी ड्राइव या डीसी ड्राइव कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा हम हानि को थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो लेकिन मोटर की स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके कर सकते हैं वीएफडी के द्वारा। मोटर की डायरेक्शन को, यानी कि अगर मोटर की रोटर इस दिशा में घूम रही है तो हम इस दिशा में घुमा सकते हैं कि फेज को चेंज करके। ये सुविधा होती है ड्राइव के अंदर। वोल्टेज कम ज़्यादा करने की भी सुविधा होती है ड्राइव के अंदर, लेकिन हानि को कम ज़्यादा करने की सुविधा ड्राइव के अंदर नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसी मोटर में हानियाँ। ठीक है भाई, अब पेन में रख देता हूँ, है ना। बोलते बोलते मुंह में भी थोड़ा दर्द होने लगा और प्यास लगी है बहुत जोर की अभी सुबह। ठीक है, तो ये मेरे भाई सारे सवाल हो गए सॉल्व। अब देखना, इन सभी का आपको मिलेगा पीडीएफ, और ये पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और इसका प्लेलिस्ट मिला कि नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक ना मिला होगा तो चैनल में डायरेक्ट चले जाना। एक प्लेलिस्ट नाम से सेक्शन रहता है, पहले रहता है आल का, होम का रहता है, पहले होम का रहेगा, फिर आपका वीडियोस का रहेगा, उसके बाद आपका ये रहता है प्लेलिस्ट का, फिर कोर्स का, फिर पोस्ट का, है ना, ऐसे करके रहता है। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो सबसे ऊपर में 50 मैराथन 50 दिन, ये वाली हमारी प्लेलिस्ट जो है वो लगी हुई है। उसमें हर क्लास ऐड किया गया है ना, हर क्लास ऐड किया गया। अब आप लोग बताना यार कि फीडबैक ज़रूर बताना कि मतलब कि कैसा लगा ये क्लास, क्योंकि बोलते बोलते हालत ख़राब हो जाती है ना, एक जगह बोलते बोलते हालत ख़राब हो जाती है। अभी तो देखो ठंडी का सीज़न चल रहा है तो फिर भी ठीक है, अब अगर ये गर्मी की सीज़न होती ना तो हाल बेहाल हो जाता। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा क्लास, कैसा लगा मैराथन क्लास, और शेयर ज़रूर करना। ओके, तो कल सुबह दोस्तों फिर से आना मत भूलना। कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे हम एक अलग मैराथन क्लास लेकर, जिसमें देखना कि किस लेवल के सवालों के साथ हम भिड़ने वाले हैं, है ना। थैंक यू।